दोस्तों हॉस्पिटल नौकरी के करियर वीडियोस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस सेगमेंट में हम आपको ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बताते हैं जो कि आपको हेल्थ केयर जैसी इंडस्ट्री में करियर बनाने में हेल्प करते हैं। ऑलरेडी इस तरह के कई सारे वीडियोस दोस्तों हम करियर के ऊपर डाल चुके हैं। ऐसे में अगर आपने दोस्तों अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ऐसा ही दोस्तों एक और ऑप्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के हमारे इस वीडियो में भी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में जो कि 12th के साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सा है ये कोर्स ऑप्शन जिसको आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर होते क्या हैं और ये करते क्या हैं। तो दोस्तों क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर पेशेंट के वेलबींग के लिए क्लिनिकल मेडिकल ट्रायल्स करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जिन ड्रग्स को पेशेंट को दिया जाना है उनका हमारे शरीर पर क्या इफ़ेक्ट होता है, किस तरह से दोस्तों वो बीमारी को ट्रीट करते हैं और कैसे उन ड्रग्स को दिया जाना चाहिए, यानी कि ओवरऑल दोस्तों जो भी मेडिकल ट्रायल्स किए जाते हैं किसी भी नए ड्रग को लाने के लिए या फिर ड्रग कितना इफेक्टिव है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, ये इंश्योर करना होता है एक क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर को। इसके अलावा दोस्तों क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्लिनिकल एनालिसिस करते हैं और मेडिकल स्टडीज़ को करते हैं, जहाँ पर दोस्तों उन्हें ट्रायल करना होता है जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनके ऊपर। साथ ही साथ इंश्योर करना होता है उनकी एलिजिबिलिटी, किस तरह से दोस्तों डेवलप और इम्प्लीमेंट करना है अचीवमेंट को। इसके अलावा किस तरह से दोस्तों सभी जो ग्रुप हैं जिनके ऊपर ट्रायल किया जाना है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। इसके अलावा जो भी क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर होते हैं दोस्तों वो आंसरेबल होते हैं किस तरह से किसी भी ट्रायल को जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है दोस्तों उनसे मीट कराया जाए, यानी कि जो भी ट्रायल किया जाता है वो अंडर रूल्स और रेगुलेशन की किया जाए, जिसको इंश्योर करना होता है एक मेडिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर को, जिसमें दोस्तों ट्रायल में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की सेफ्टी, गवर्नमेंट रूल्स, इसके अलावा कंपनी या हॉस्पिटल के एथिक्स भी शामिल रहते हैं। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि कैसे आप एक रिसर्च कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। तो दोस्तों रिसर्च कोऑर्डिनेटर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपने 10+2 जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से किया हो। इसके अलावा दोस्तों 60% मार्क्स होने आपके ज़रूरी हैं। इसके बाद दोस्तों जब आप अपना 10+2 कर लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 60% मार्क्स के साथ में, इसके बाद दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम में कैसे बैठ सकते हैं, तो दोस्तों कई सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं जिसके थ्रू दोस्तों वो एडमिशन आपको प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में जो भी स्टूडेंट होते हैं दोस्तों उन्हें प्रिपेयर करना होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और उसके बेसिस पर दोस्तों जो भी एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस पर आपको एडमिशन दिया जाता है। वहीं दोस्तों कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी होते हैं जो आपके ग्रेड्स यानी कि आपकी परसेंटेज या आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पर दोस्तों आपको एडमिशन दे देते हैं। तो डिपेंड करता है कि दोस्तों किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दोस्तों आप अप्लाई कर रहे हैं और कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देने चाहिए। तो कुछ अगर हम कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करें जो कि ओवरऑल या कंडक्ट किए जाते हैं दोस्तों इंडिया में या यूनिवर्सिटीज़ की ओर से, तो दोस्तों इनमें शामिल है AIMS सेट एग्ज़ाम यानी कि अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पर दोस्तों आप बैठ सकते हैं। AMU कैट यानी कि दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ओर से दोस्तों ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है, और नीट UG के थ्रू भी दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में। इसके बाद दोस्तों आपको परस्यू करना है अपना बैचलर डिग्री, यानी कि एंट्रेंस को क्लियर करने के बाद आप बैचलर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं अपना, या फिर अगर आपने अपनी परसेंटेज या मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन लिया है तो आपको यहाँ पर अपनी बैचलर डिग्री को कंप्लीट करना है। इसके अलावा MBBS के जो कैंडिडेट हैं दोस्तों वो भी एलिजिबल होते हैं क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर बनने के लिए। तो दोस्तों आप कौन कौन सी डिग्रियां ले सकते हैं ग्रेजुएशन के तौर पर, तो दोस्तों यहाँ पर आप कर सकते हैं बैचलर ऑफ साइंस फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रोबायोलॉजी से दोस्तों BSc आप कर सकते हैं, या फिर जो भी रिलेटेड मेडिकल फील्ड होती हैं। अब कौन कौन सी दोस्तों रिलेटेड डिग्रीज होती हैं, मेडिकल फील्ड होती हैं, तो BSc बायोस्टैटिक्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा BSc एपिडेमियोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हैं, BSc सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज, BSc इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, BSc पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, BSc एनवायरमेंटल हेल्थ साइंसेज, BSc जनरल पब्लिक हेल्थ, BSc डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस,
बीएससी पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट एंड बीएससी हेल्थ सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह की दोस्तों जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू दिस एंट्रेंस एग्जाम या फिर अपने मार्क्स के बेसिस पर। इसके बाद दोस्तों आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन आप चाहें तो कर सकते हैं, पीजी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं और लास्ट में आप अपना पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप पीएचडी प्रोग्राम ले लेते हैं तो उसके अलग ही बेनिफिट फिर आपको देखने को मिलते हैं, डिफरेंट लेवल पर दोस्तों आप अपने काम को कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि दोस्तों सभी के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रोग्राम है थोड़े कॉस्टली होते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्टडी की रिक्वायरमेंट भी होती है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना आपका ज़रूरी है, चाहे आप बात करें आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज की या फिर दोस्तों आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, या फिर आपका कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है साइंस को पढ़ने में, इसको समझने में और रिसर्च करने में। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप इतना ज़्यादा बर्डन नहीं ले सकते हैं तो दोस्तों आप शुरू कर सकते हैं कुछ शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से। अब ये शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कौन कौन से हैं, तो दोस्तों कुछ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम हैं जो कि कई सारे इंस्टीट्यूशन और ऑनलाइन पोर्टल कराते हैं, जैसे कि IGMPI की ओर से दोस्तों एक प्रोग्राम कराया जाता है जो कि है डिप्लोमा कोर्स। तो दोस्तों इस डिप्लोमा कोर्स की फ़ीस है 50,000 रुपये, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा क्लीनी इंडिया दोस्तों एक ऑनलाइन पोर्टल है, ये 3 महीने का एक सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं। तो इन दोनों कोर्सेज़ को दोस्तों आप कर सकते हैं, जिससे आपको जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर के, क्या क्या काम आपको करने होते हैं क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर के तौर पर, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। तो वो सभी चीज़ें दोस्तों इन कोर्स के माध्यम से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर अपनी जो करियर है उसको आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर दोस्तों इन 2 कोर्सेज़ को भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज़ होते हैं, जैसे कि यूडेमी और कोर्सेरा। यहाँ पर दोस्तों जो दोनों ही ऑनलाइन पोर्टल है, ये कई सारे कोर्सेज ऐसे कराते हैं जो कि दोस्तों आपको स्पेशलिस्ट बनाते हैं या किसी स्पेसिफिक एरिया में रिसर्च कोऑर्डिनेटर के दोस्तों स्पेसिफिक एरियाज़ में आपको ये कहीं ना कहीं नॉलेज देने का काम करते हैं। तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट में दोस्तों ये कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। जैसे यूडेमी के कोर्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों लगभग 500 रुपीज़ में दोस्तों एक शॉर्ट टर्म कोर्स कराते हैं। इसको ज्वाइन करके आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है कि एक रिसर्च कोऑर्डिनेटर के दोस्तों क्या काम होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इन कोर्सेज़ को ज्वाइन करके एक रिसर्च कोऑर्डिनेटर के तौर पर अपने करियर को शुरू कर सकते हैं। आगे दोस्तों अगर हम बात करें कितने तरह के क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर हमें देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 3 तरीके के कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, जैसे कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जनरल फिजिशियन, इसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च सुपरवाइज़र। इन सभी के दोस्तों अलग अलग रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं। इसके अलावा क्या क्या स्किल्स और क्वालिटीज़ हैं दोस्तों जो कि रिक्वायर्ड होती हैं, यानी कि देखिए एजुकेशन तो रिक्वायर्ड है ही, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ही, उसके अलावा कुछ स्किल्स भी आपके अंदर होने चाहिए। तो क्या क्या स्किल दोस्तों रिक्वायर्ड है क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर बनने के लिए, तो सबसे पहले आपके पास पेशेंस, धैर्य होना चाहिए, आपको वेट करना आना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आप कितने समय तक एक चीज़ के साथ बने रह सकते हैं, तो प्रिजर्वेरेंस होना ज़रूरी है। फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको लंबे समय तक काम करना पड़े, मान लीजिए 10 से 12 घंटे या 14 घंटे अगर आपको एक दिन में काम करना पड़े, तो क्या आप उसको करने के लिए तैयार हैं फिजिकली और मेंटली। तो दोस्तों फिजिकल स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। और जो दोस्तों क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर होते हैं वो इतने ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो उनका समय है दोस्तों वो रिसर्च में जाता है, लेकिन फिर भी आपका कम्युनिकेशन यहाँ पर अच्छा होना ज़रूरी है, जिससे कि आप टीम वर्क में काम कर सके, टीम को लीड कर सके, टीम को गाइड कर सके, असिस्ट कर सके, तो इसलिए ज़रूरी है। साइंस के स्किल्स आपके पास होने ज़रूरी हैं। साइंस में आपका इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है दोस्तों, ये फील्ड उन्हीं लोगों के लिए जो साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इन्हें साइंस बहुत ज़्यादा पसंद है। अटेंशन टू डिटेल, छोटी छोटी बारीकियों पर आप कितना ध्यान दे पाते हैं, छोटी छोटी बारीकियों को आप कितनी जल्दी असेस कर पाते हैं, उन्हें देख पाते हैं, उन्हें ढूंढ पाते हैं, उनको ठीक कर पाते हैं अगर वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई इशू है। क्रिटिकल थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए और लर्निंग स्किल, यानी कि सीखने के लिए आप हमेशा तैयार रहें, बहुत ज़रूरी है एक क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर के तौर पर। तो दोस्तों ये कुछ स्किल्स हैं जो कि ज़रूरी होते हैं टू बिकम अ क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। आगे दोस्तों बात करते हैं क्या क्या प्रोफाइल पर आप जॉब कर सकते हैं अगर आप अपना कोर्सेज कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 5 जॉब प्रोफाइल लिए हैं, जिनमें शामिल है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, क्लिनिकल सुपरवाइजर, टीशियन और लेक्चरर। अब इनकी सैलरीज क्या होती हैं दोस्तों, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट के तौर पर आपकी सैलरी होती है 3 लाख से 15 लाख पर एनम के बीच में। अगर आप राउंड अबाउट फिगर निकालें दोस्तों तो ये करीब आपका 25,000 से, मतलब महीने का दोस्तों हम बात कर रहे हैं 25,000 से
आपका ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। 15 लाख आपका एनुअल हो रहा है, तो एक डिसेंट यहाँ पर आपको सैलरी देखने को मिलेगा। क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर की बात करें तो दोस्तों 2 लाख पर एनम से लेकर 12 लाख पर एनम तक आपकी ये सैलरी हो सकती है। क्लिनिकल सुपरवाइजर के तौर पर दोस्तों अगर हम आपकी सैलरी की बात करें तो 1,80,000 से 3,60,000 के बीच। बायोस्टैटिस्टिशियन के तौर पर अगर दोस्तों आपकी सैलरी की बात करें तो 3,20,000 से 15 लाख के बीच में। और वहीं लेक्चरर के तौर पर दोस्तों अगर आपकी सैलरी की बात करें तो 3,30,000 से 8,20,000 के बीच में आपकी पर ईयर ये सैलरी हो सकती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है यहाँ पर एक अच्छा सैलरी देखने को मिलता है। ओवरऑल जनरल टर्म में दोस्तों अगर हम बात करें सैलरी की तो शुरुआत में आप मान के चलिए कि 25,000 से 50,000 के बीच में आपका सैलरी रह सकता है पर मंथ। तो एक डिसेंट सैलरी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर के तौर पर जब आप अपने करियर को शुरू करते हैं। अब कौन कौन से दोस्तों वो कंपनियां हैं जो कि आमतौर पर हायर करती हैं क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर को, तो दोस्तों इन कंपनियों में शामिल हैं जाइडस कैडिला, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, जैनसन फार्मास्यूटिकल एजेंसी एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये वो कंपनियां हैं जो कि हायर करती हैं आमतौर पर क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर को। कुछ क्वेश्चन दोस्तों ले लेते हैं लास्ट में। क्या क्या क्वेश्चन दोस्तों आमतौर पर पूछे जाते हैं कोर्स से रिलेटेड। पहला दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट डज अ क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर डू, यानी कि दोस्तों क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर क्या काम करते हैं। तो दोस्तों एक कोऑर्डिनेटर के तौर पर ज़रूरी होता है कि आप ट्रैक रखें पेशेंट का, उनकी हेल्थ को लेकर और उनकी प्रोग्रेस को लेकर, जिससे कि दोस्तों आप उन्हें रिपोर्ट कर सकें, अपने सीनियर को रिपोर्ट कर सकें कंपनी में। इसके अलावा दोस्तों एक कोऑर्डिनेटर के तौर पर आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिसर्च के लिए कहाँ से फंड्स को लाया जाए, फंड्स को कहाँ से ढूंढा जाए, चाहे वो प्राइवेट फंड हो या फिर उनको गवर्नमेंट की ओर से दिया जाए। यहाँ पर दोस्तों कोऑर्डिनेटर सिर्फ अप्लाई नहीं करते हैं दोस्तों फंड्स के लिए, बल्कि वहाँ पर आपको उन्हें फिगर आउट भी करना होता है कि कितना दोस्तों हमें ज़रूरत है फंडिंग का इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। आगे दोस्तों बात करें कि क्लिनिकल ऑडिटर को कितना दोस्तों सैलरी मिल जाता है, तो ऑलरेडी दोस्तों इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि 25,000 से लगभग 50,000 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी सैलरी को शुरुआती दौर में। आगे बात करें दोस्तों क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर कहाँ पर काम करते हैं, तो दोस्तों ज़्यादातर उनका जो समय होता है वो बीतता है ट्रीटमेंट रूम में, जहाँ पर दोस्तों ज़रूरी होता है कि वो प्रिपेयर करें कई तरह के डिफरेंट सेट ऑफ मशीन को जो भी यूज़ की जाती हैं अदर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट के साथ में, जो कि ज़रूरी होती हैं किसी भी ट्रीटमेंट में। इसके अलावा दोस्तों क्या स्कोप है क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर बनने का, तो दोस्तों जैसा हमने जाना है क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल जॉब है, क्रिटिकल मेंबर होते हैं मेडिकल टीम के। इसके अलावा एक क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर के तौर पर दोस्तों आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हेल्प करने में, या वहाँ पर दोस्तों आप काम करते हैं। इसके अलावा आप पार्टिसिपेट करते हैं कई तरह के अदर सर्जरीज़ में भी। इसके अलावा ओवरऑल दोस्तों आपको वेलबींग को इंश्योर करना होता है पेशेंट के, जहाँ पर मेडिकेशन और ड्रग ट्रायल किए जाते हैं। तो इस तरह के दोस्तों काम जो है वो एक क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर को करने होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की है क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर क्या होता है, आप कैसे बन सकते हैं और क्या स्कोप है आपके लिए। इंडिया में दोस्तों एक ऐसा देखिए फील्ड है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं हेल्थ केयर में, डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, MBBS नहीं बन पा रहे हैं, तो आप क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर के बारे में ज़रूर सोचें। बहुत ही डिमांडिंग दोस्तों ये फील्ड है और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी इसकी रहती है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।